जय हिंद दोस्तों। आज आपका 2018 का सेट आई लेकर चल रहे हैं। पर्यावरण आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का प्रश्न होने वाला है। चलते हैं हम प्रश्न पहले की तरफ, मतलब कि प्रश्न नंबर 61 की तरफ। तो पर्यावरण का प्रश्न आपका 61 क्या कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। कह रहा है कि भारत में आपका जो बिहार है उसके सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। तो गोवा आपका क्या होता है कि आप जानते हैं कि गुजरात के नीचे आपका है, ठीक है। तो आपका वो किस साइड में पड़ेगा, आपका दक्षिण में पड़ेगा। तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, बिहार के सापेक्ष पूछ रहा है। तो आपका इसमें उत्तर जो बनेगा आपका तीसरा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 62 की तरफ। कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि पर। कह रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। कह रहा है कि सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी में। कह रहा है वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया क्या होती है, जब तापमान क्या होता है सतह का कम होता है तो उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 62 का चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 63 की तरफ। प्रश्न 63 आपका कह रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। कह रहा है कि स्थानों दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है कि दिशात्मक कौशल, इसके बाद कह रहा है चित्रण कौशल, फिर कह रहा है स्थितीय कौशल, और फिर कह रहा है क्या, ग्राफिक कौशल। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमें समझना है तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, चित्रण कौशल। चलते हैं प्रश्न 64 की तरफ। प्रश्न 64 कह रहा है किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किस, मतलब कि एनसीएफ के फ्रेमवर्क के दौरान आपका हुआ है। तो कह रहा है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ आपका कितना 1975। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, एनसीएफ 1975। अब चलते हैं प्रश्न 65 की तरफ। कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। कह रहा है कि भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर स्थानांतरित खेती होती है। तो यह भारत के पूर्वी भागों पर होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती वहां पर होती है। इसका मतलब है कि एक बार फसल उगा करके फिर वहां कुछ दिन के लिए उसको छोड़ करके फिर दूसरे जमीन पर फसल उगाते हैं। प्रश्न नंबर 66 की तरफ। प्रश्न 66 कह रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि जो बांध नदी पर बनाया जाता है उससे जो जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, पहला कह रहा है आपका। फिर दूसरा कह रहा है आपका क्या, कि यह पानी या प्रवाह को प्रदूषित नहीं करता, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपका कह रहा है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। कह रहा है इसमें क्या, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो सत्य नहीं होगा। कह रहा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते, यही कथन आपका क्या है, सत्य नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न 67 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपका कह रहा है कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कह रहा है मीथेन, फिर कह रहा है जलवाष्प, इसके बाद कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, जलवाष्प भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं आपका 68 प्रश्न की तरफ। 68 कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। प्रश्न आपका कह रहा है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। कह रहा है कि जो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा। कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंड सर्दियाँ होती हैं। कह रहा है वहाँ गर्मियों में बहुत गर्म पड़ती है और ठंडियों में बहुत ही सर्द पड़ती है। कह रहा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। फिर कह रहा है कि आपका जो ठंडा रेगिस्तान है वो कहाँ होता है, हिमालय की छाया में होता है। फिर कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है।
तो कह रहा है कि वहाँ हवा बहुत कम मतलब होती है। फिर इसके बाद कह रहा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं पर हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, मतलब कि यह क्या होता है, हिमालय के पास होते हैं, इसलिए आपका वहाँ क्या होता है, रेगिस्तान। कह रहा है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं इसी कारण से। अब चलते हैं आपका क्या प्रश्न 69 की तरफ। कह रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। कह रहा है ताजमहल जो आपका पीला हो रहा है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है कारण। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। 69 का क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो जिसके कारण क्या है ताजमहल आपका पीला पड़ रहा है। चलते प्रश्न 70 की तरफ। गोलकुंडा किला किसने बनवाया। गोलकुंडा किला किसने बनवाया। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका काकतीय राजवंश। क्या हो जाएगा, काकतीय राजवंश। अब चलते हैं प्रश्न 71 की तरफ। कह रहा है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो आपका सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, या द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 तियां 45। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, 45 ग्राम। अब चलते हैं आगे 72 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी इसमें अदिश राशि है। द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण, संवेग है, भार है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या है आपका अदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार आपके क्या है सदिश राशि है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका क्या 73 की 73 की तरफ। कह रहा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता वह कहलाता है। कह रहा है कि ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश किरण नहीं गुजर सकता है वह क्या कहलाता है आपका। पहला ऑप्शन है अपारदर्शी, दूसरा कह रहा है पारदर्शी, तीसरा कह रहा है पारभासी, तीसरा कह रहा है पारदर्शी, चौथा है उत्तल। तो प्रकाश किसमें से नहीं गुजरता है भैया, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। पारदर्शी माध्यम से तो गुजर जाएगा, पारभासी माध्यम में थोड़ा बहुत गुजर जाता है। उत्तल मतलब क्या, दर्पण है, लेंस है, क्या है, तो उत्तल में भी आपका गुजर जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपारदर्शी। प्रश्न 74। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान की सतह पर कितना है 10 किलोग्राम। तो ध्यान हमेशा रखे रहिए आप सब, जो पृथ्वी पर भार होता है द्रव्यमान पर उसका 6 गुना कम हो जाता है। जो द्रव्यमान चंद्रमा पर जो भार होता है वह पृथ्वी पर उसका 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और पृथ्वी पर जो भार अगर चंद्रमा पर कहेंगे 6 गुना कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर क्या है 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर हो जाएगा 10 छके 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 60 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं आपका क्या प्रश्न 75 की तरफ। कह रहा है एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। कह रहा है जो विलेय है उसका विघटन दर किस पर निर्भर करता है। कह रहा है दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। तो विलेय का जो विघटन दर होता है किस पर निर्भर करता है, सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब चलते हैं प्रश्न आपका किस तरह 76 की तरफ। कह रहा है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें आपका चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें चौथा हो जाएगा, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो क्या होगा, पर्यावरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। अब चलिए प्रश्न 77 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 77 कह रहा है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो कह रहा है इसमें कौन सा विकल्प आपका क्या होगा, मतलब नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन क्या क्या है। कह रहा है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। भैया जब वो गांव के बारे में बनाया है मतलब कि, तो आपका ये ऑप्शन हो जाए। कह रहा है इसने बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद की, यह भी आपका ऑप्शन होगा। कह रहा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक
साथ काम करने सक्षम बनाएगी। भाई बच्चे जिसके जिसके घर जाएंगे उनका नाम नोट करेंगे, डेटा हैंडलिंग भी वो करेंगे। कह रहा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो आपका क्या हो जाएगा, यही मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा आपका 77 का चौथा। अब चलते हैं आपका प्रश्न 78 की तरफ। कह रहा आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? 78 में कह रहा है कि इसमें सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। कह रहा है संज्ञात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 79 की तरफ। कह रहा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। कह रहा है समुदाय माने जहाँ लोग रहते हैं, जो सीखते हैं, वो महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम का संसाधन एक है। तो क्यों है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए पर ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। कह रहा है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। भाई समुदाय में रहेंगे, सब लोगों को आप देखते रहेंगे और उससे सीखने में आपको अनुभव मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा तीसरा। अब चलते हैं प्रश्न 80 की तरफ। कह रहा है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। कह रहा है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना। तो कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा से प्राप्त अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यही है, पाठ्य पुस्तक से हमें क्या करना होगा, बाहर जाना होगा। 80 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ 80 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पाठ्य पुस्तक से क्या होगा, हमें बाहर जाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। अब चलते हैं 81 की तरफ। तो प्रश्न आपका 81 कह रहा है कक्षा 3 के मतलब कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, एक परिवार का गठन करते हैं। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार होता। मतलब अगर ये सभी साथ होते तो एक बड़ा परिवार होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो मतलब इस बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं, मतलब कि क्या सोचते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है, मतलब यह सोच रहे हैं तो भैया ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। कह रहा रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। जब वो बच्चों को बता रहे तो असंवेदनशील होगी कैसे। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और कह रहा है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, मतलब कि इसमें सबको मिलाया गया नहीं है, क्योंकि वो परिवार को क्या है, कुछ लोगों को एकल परिवार में जोड़ा है, इसलिए आपका ये क्या है, समावेशी नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न 82 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। 82 में आपका कह रहा है कि ईवीएस कक्षा की कौन सी गतिविधियां। चित्र बनाना, मतलब कि क्या करना, चित्र करना है। फील्ड भ्रमण, घूमने जाना है। श्यामपट्ट का उपयोग, मतलब कि उस पर लिखना आदि क्रियाएं करना, या उपयुक्त सभी। मतलब ईवीएस की एक कक्षा में क्या है, ये सभी गतिविधियां होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। प्रश्न आपका चलते हैं 83 की तरफ। कह पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह कैसा हो। आपका पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी हो। भैया एकीकृत होना चाहिए, समावेशी मतलब उसमें सब चीज़ें मिले होने चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए। तो मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 84 की तरफ। प्रश्न 84 कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। यह एक अवैध कार्य है। भैया बच्चों को जागरूक बनाना तो अवैध क्यों है। कह रहा है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कह रहा है आपका ऑप्शन
कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आगे फिर क्या कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो देखिए फिर से क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं। कह रहा है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा जाए कि सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाए, मतलब उनको नुकसान न पहुंचाएं, बच्चों को बताना नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले उनको क्या करें, विकल्प प्रदान करें, मतलब भैया आप दूसरा कोई कार्य करिए। अब चलते हैं प्रश्न 85 की तरफ। कह रहा है विद्यालय मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। कह रहा है कि विद्यालय में जो मिड डे मील है उसके लिए मतलब क्या सबसे मतलब कारण कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आपका ऑप्शन क्या है 85 में देखते हैं। तो कह रहा है शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं भैया, इनका लेना देना है क्योंकि बच्चे इस पे इसकी वजह से क्या है ज़्यादा रुझान व्यतीत कर रहे हैं। फिर क्या आपका है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए यह एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा कि मतलब क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं वो भोजन की मतलब भी उन्हें इच्छा पूरी हो जाती है, वहाँ पर उनको भोजन अच्छा मिलता है और इसके बाद उनका पढ़ने भी मन लगता है। आपका क्या हो जाएगा 85 का दूसरा। अब चलते हैं प्रश्न आपका 86। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है आपका पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, कह रहा है कि स्कूल बैग का कम वजन। तो फिर कह रहा है कि ईवीएस एक पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। कह रहा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। भैया पाठ्यक्रम को क्यों कम करेंगे, स्कूल बैग का वजन क्यों कम करेंगे, पाठ्यपुस्तकों के अध्याय को क्यों कम करेंगे, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। मतलब कि जो चीज़ें हमें नहीं जो अभी जाननी है, ठीक है, उनको हम मतलब जान करके क्या करेंगे, जो हमारे क्षमता से भी बाहर है तो उसको हमें जानने से क्या मतलब है अभी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं आपका प्रश्न 87 की तरफ। कह रहा है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। कह रहा है समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। भैया जब समूह सिखाना तो अलग अलग क्यों सीखेंगे, आपका नहीं होगा। कह रहा है कम और उच्च प्रदर्शनी करने वाले छात्रों को अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण देना। जब समूह में सिखाना ही है तो उनको अलग के, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो मतलब जो साथ साथ रहेंगे हर गुण में क्या होंगे वो सक्षम होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 88 की तरफ। बाला कह रहा है कि बाला का पूरा नाम क्या है। कह रहा है मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। कह रहा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आपका क्या है आकलन। तो इसका आप इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है बाला का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका तीसरा हो जाएगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न 79 की तरफ। कह रहा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, या फिर आपका कह रहा है क्या कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। फिर कह रहा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का आयोजित विचार। कह रहा है या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो कह रहा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, वैकल्पिक माने कि जो हमें ऑप्शन में कुछ चीज़ें मिल जाएं। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न हम लास्ट 90 की तरफ। तो कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है मिथक, मतलब कि यह एक मिथ्या बात है, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो यह क्या है कि मिथ्या है, अंधविश्वास भी नहीं है, न तो रूढ़िबद्धता है, न तो वैज्ञानिक तथ्य कोई है। यह एक मिथक है, मतलब मिथ्या है आपका, कि मतलब इसको हम केवल हम अपने आप से कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।